साल 2008 के मई महीने में नोएडा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये घटना थी नोएडा का डबल मर्डर केस। इस डबल मर्डर में एक थी 14 साल की बच्ची आरुषि तलवार और दूसरा था उसी के घर का 45 साल का नौकर हेमराज। यह घटना देखते ही देखते हाई प्रोफाइल बन गया। नोएडा पुलिस ने 14 दिनों तक इस केस को हैंडल किया और उसके बाद यह केस सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं आया। इस घटना ने सीबीआई से लेकर देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और सवालों के घेरे में आए आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार भी। आज 14 साल बाद इस केस की स्थिति ऐसी है कि सरेआम 2 मर्डर होने के बाद भी अपराधी कोई नहीं था, सजा किसी को नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं कहानी क्राइम की वाली इस सीरीज के चौथे वीडियो में पूरे विस्तार से। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर कौन था इस घटना के पीछे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार के एक अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 मेंबर थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार। ये दोनों डेंटिस्ट हैं और नोएडा में ही अपना क्लिनिक चलाते थे। इनको एक 14 साल की बेटी थी आरुषि तलवार और साथ में एक और आदमी था हेमराज बंजरे, जो उस घर का नौकर था और उसी अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में रह रहा था। वह नेपाल का रहने वाला था। 16 मई 2008 की सुबह को जब राजेश और नुपुर सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने घर में बिस्तर पर लेटी हुई है और उनका गला काटा हुआ है, जिससे वह खून से लथपथ हो चुकी है और मर चुकी है। इसके बाद वह घर के नौकर को आवाज़ देता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोलता है। ढूंढने पर पता चलता है कि नौकर हेमराज घर में है ही नहीं। इसके बाद वह पड़ोसियों को बुलाता है और फिर पुलिस को फ़ोन करता है। यूपी पुलिस घर में आती है और सीधा सा केस बनता है कि नौकर ने घर के बच्ची का मर्डर किया है और वह भाग गया है। यूपी पुलिस आनन फानन में नोएडा में रह रहे नौकर हेमराज के रिश्तेदारों का पता लगाता है और उनको साथ लेकर नेपाल चला जाता है हेमराज की तलाश में। 16 मई 2008 को ही आरुषि का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसी शाम को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसकी अस्थियों को लेकर राजेश और नुपुर तलवार हरिद्वार निकल जाता है और जाते जाते वह पुलिस को बता जाता है कि घर के छत पर कोई तलाशी नहीं हुई है, अगर हो सके तो वहां की भी तलाशी ले ली जाए जिससे कि कुछ सबूत मिल सके। उसी समय राजेश के घर पर यूपी पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर के गौतम पहुंचते हैं और वह भी यूपी पुलिस को बताते हैं कि राजेश के घर की तलाशी तो ले ली, अब उसके छत की तलाशी लो। जब छत की ओर जांच टीम जाती है तो सीढ़ी के रेलिंग पर खून के कुछ दाग मिलते हैं और छत पर जो दरवाज़ा लगा था उसके हैंडल पर भी खून के कुछ दाग मिलते हैं। जब उस ताले को तोड़कर छत पर जाया गया तो वहां भी एक बॉडी मिली। पुलिस ने शिनाख्त के लिए राजेश तलवार को फ़ोन किया, जो उस समय हरिद्वार के लिए निकल चुका था और रास्ते में था। पुलिस ने उससे कहा कि वह पहले वापस आए और लाश की शिनाख्त कर ले। राजेश और नुपुर दोनों वापस आए और जब लाश की शिनाख्त की गई तो पता चला कि यह उसी के घर का नौकर हेमराज की बॉडी है। जो केस अभी तक बिल्कुल ओपन एंड शट था वह अब पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम चुका था। घर का वो नौकर जिसे अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया था वह खुद उसी घर में मरा पड़ा हुआ था। अब क्या? अब इस डबल मर्डर का इल्ज़ाम किसके सर पर लगने वाला था? आइए देखते हैं आगे वीडियो में। इन दोनों लाशों के बरामद होने के बाद अब शुरू होता है द गेम्स ऑफ अल्टीमेट थियरीज। यूपी पुलिस ने अपना थ्योरी दिया कि 14 साल की उस बच्ची और 45 साल के नौकर के बीच अनैतिक संबंध थे, जिसके बाद राजेश और नुपुर ने उन दोनों को मार डाला। उन दोनों का मर्डर एक ही तेज धारदार हथियार से किया गया था, जो कि सर्जिकल ब्लेड हो सकता था, क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से गला काटा गया है। इस तरह से राजेश और नुपुर दोनों आरोपी हो गए और पुलिस ने इसके पीछे कुछ सबूत भी दिए, जो इस प्रकार से थे। नंबर 1, घर अंदर से लॉक था, जिससे बाहर से कोई आ जा नहीं सकता था, तो बाहरी आदमी के होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नंबर 2, घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर शराब की एक बोतल रखी गई थी, जिसके ऊपर आरुषि और हेमराज के ब्लड के निशान थे। ऐसा कहा गया कि डॉक्टर राजेश तलवार ने दोनों को मारने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराब पिया था। नंबर 3,
अगर कोई और इस घटना को अंजाम देता तो शोर शराबा होता, जिससे कि राजेश तलवार या नुपुर तलवार दोनों अपने रूम से बाहर आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नंबर 4, 16 मई को राजेश तलवार ने पुलिस से कहा कि वह यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करे और हेमराज को ढूंढने नेपाल जाए। वह पुलिस को इसका खर्चा देने के लिए भी तैयार थे। इस बात को पुलिस ने माना कि राजेश जांच टीम का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। नंबर 5, इस घटना से कुछ दिनों पहले हेमराज एक सोशल वर्कर उषा ठाकुर के पास गया और बोला था कि उसके जान को खतरा है। उसने बताया था कि डॉक्टर राजेश ने उससे कहा कि अगर घर की कोई भी बात बाहर गई तो वह उसे जान से मार डालेगा। इन सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया था। साथ ही आरुषि और हेमराज के घाव वाले निशान भी एक जैसे ही थे, जिसे या तो गोल्फ स्टिक से काटा गया था या फिर किसी सर्जिकल ब्लेड से। ये कट किसी प्रोफेशनल का था। राजेश गोल्फर भी हैं और डेंटिस्ट भी, इसी वजह से राजेश अपराधी है, ऐसा यूपी पुलिस का मानना था। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल हो चुकी थी। 22 मई को आईजी गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें वह एक अलग ही कहानी सुनाए। उनके अनुसार राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके बारे में हेमराज को पता था और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। घटना वाली रात को राजेश हेमराज को यही डिस्कस करने के लिए ऊपर छत पर ले गया था और बात बिगड़ता देख उसे वहीं पर मार डाला। इसके बाद वह नीचे आया तो देखा कि आरुषि यह सब जान गई है, इसलिए उसे भी मार डाला और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराब पिया। इसके बाद राजेश और नुपुर तलवार दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों को गाजियाबाद के डासना जेल में रखा गया। इसके अगले ही दिन 23 मई को आईजी गुरदर्शन सिंह ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बार वह बोले कि राजेश का उसी के एक फैमिली फ्रेंड अनीता दुर्रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसका आरुषि विरोध कर रही थी। घटना वाली रात को राजेश 9:30 बजे रात को घर से बाहर गया था और 11:30 बजे वह घर पर लौटा तो देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक स्थिति में था, इसलिए दोनों को मार दिया और उसके बाद वह नीचे आकर व्हिस्की पिया। इन सब के बाद डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार ने कहा कि पुलिस बेवजह हमें फ्रेम कर रही है और ज़बरदस्ती केस बनाकर हमें फंसा रही है। हम इस केस की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके बाद 31 मई 2008 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई इस केस की जांच करती है तो यहाँ से भी बिल्कुल एक अलग एंगल निकलकर सामने आता है। कौन सा है यह एंगल, आइए देखते हैं आगे कहानी में। सीबीआई की जांच शुरू से ही फैमिली से हटकर नौकरों की तरफ चली गई थी। सीबीआई नौकरों का कनेक्शन ढूंढने लगी। उस समय जाकर उसको पता चला कि उसके पड़ोस के एक घर में भी नेपाल का ही एक नौकर है, जिसका हेमराज के साथ अच्छा संबंध है। इस नौकर का नाम था कृष्णा थडाराई। इसी पूछताछ में 2 और नाम सामने आए। राजेश तलवार के पड़ोसी पुनीश टंडन का नौकर विजय मंडल और राजेश तलवार का फैमिली फ्रेंड अनीता दुर्रानी का नौकर राजकुमार शर्मा। पुलिस केस में एक ही नौकर का जिक्र था, सिर्फ हेमराज का, जो अब सीबीआई के पास आकर 4 हो गए। हेमराज बंजरे, उसी का पड़ोसी कृष्णा थडाराई, राजकुमार शर्मा और विजय मंडल। इस समय तक जितने भी थ्योरीज चल रही थी वो थी यूपी पुलिस की, और अब थ्योरीज सामने आने लगी सीबीआई की। उस समय यूपी पुलिस भी कंफर्म नहीं था और राजेश तलवार को आरोपी मानकर थ्योरीज दे रहा था, और अब सीबीआई भी कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी नौकरों को आरोपी मानते हुए वह अपनी थ्योरीज दे रहा था। सीबीआई के अनुसार हेमराज, कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार शर्मा उस दिन हेमराज के साथ उसी के रूम में शराब पिया और आरुषि को हैरेस करने की कोशिश भी किया, लेकिन हेमराज के विरोध के बाद बाकी तीनों ने उसे छत पर ले जाकर मार दिया और फिर कोई सबूत ना बचे, इसलिए आरुषि को भी मारकर तीनों फरार हो गया। लेकिन ये थ्योरी तो और बेकार निकली, क्योंकि जैसा सीबीआई ने बताया उसके अनुसार तो घर में हड़कंप मच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी नौकर वाला एंगल सामने आने के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार को जमानत मिल गई। इसके बाद अब बारी थी नौकरों के नार्को टेस्ट की, जिसे बार बार किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। जब उन नौकरों के मालिक से पूछताछ की गई, इसके बाद कुछ और ही बात सामने आई। एक नौकर कृष्णा के मालिक ने बताया कि मर्डर वाली रात को वह अपने घर पर ही था और कहीं नहीं गया था। विजय मंडल के मालिक ने भी बताया कि वह घर पर ही था
और वह भी कहीं नहीं गया था। राजकुमार शर्मा के मालिक अनीता दुर्रानी ने कहा कि उस रात वह मेरे हस्बैंड के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने आया था और 11:30 बजे रात तक हम लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद वो लगभग 12:30 बजे सोने के लिए चला गया। हालांकि अनीता दुर्रानी ने यह भी कहा कि उसका बाथरूम बाहर है, इसीलिए वह बाहर जा सकता था, लेकिन उसी अपार्टमेंट के सिक्योरिटी ने कहा कि उस रात को राजकुमार बाहर गया ही नहीं था। तो इस तरह से नौकरों वाली थ्योरी यहीं दम तोड़ चुकी थी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीआई के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम को गठित किया गया, लेकिन यहाँ भी निष्कर्ष 0 ही निकला। सीबीआई की दूसरी टीम भी यूपी पुलिस वाले थ्योरी को ही सच मानते हुए एक बार फिर से राजेश और नुपुर तलवार को ही आरोपी बनाया। सीबीआई ने कुछ दलील दी, ये कुछ ऐसी थी। नंबर 1, आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। नंबर 2, हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। नंबर 3, सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले थे। नंबर 4, हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया और 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में ही रहना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ है। कोर्ट ने जो दलीलें दी आप उसे भी देखिए। नंबर 1, हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है, वह अभी तक बरामद क्यों नहीं हुए। नंबर 2, हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। नंबर 3, राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। नंबर 4, राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस BK नारायण और जस्टिस AK मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह से राजेश तलवार और नुपुर तलवार बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी कि 100 दोषी छूट जाएं मगर एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। यही वाला नियम राजेश और नुपुर तलवार के ऊपर लागू हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार 4 साल बाद अभी भी है। इस केस के दौरान बार बार एक नाबालिग बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके करैक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और मीडिया भी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। इसीलिए आरुषि के सम्मान में एक कैंडल मार्च भी निकाला गया कि कम से कम अब तो इस बच्ची को छोड़ दो, वह अब इस दुनिया में नहीं है। इस केस में और भी बहुत सारे मुद्दे को उछाला गया और कुछ को तो सिर्फ इसलिए उछाला गया क्योंकि मीडिया को मसाला और ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल रहा था। उन सब बातों को हम यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं समझते हैं क्योंकि उनमें और हम में फ़र्क है। तो यही थी आरुषि हेमराज डबल मर्डर की पूरी कहानी, जिसका आरोपी कौन है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपके नज़र में कौन हो सकता है यह आरोपी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।